नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी और इसका चैप्टर पाठ 9 है अशोक का शस्त्र त्याग। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। इस चैप्टर में पाठ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और फिर पाठ से आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पाठ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं सबसे पहले करवाती हूँ। प्रश्न संख्या 1 है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा ललकार रही है कि आपसे मुझे युद्ध करना है, अपने जो पिता हैं आप उसके हत्यारे हैं, आप मेरे पिता के हत्यारे हैं, आपसे युद्ध करके रहेंगे। तो ललकारने पर भी अशोक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्यों? तो पद्मा जो है ना वह स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, सामने थी, अशोक के सामने खड़ी थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे और स्त्रियों पर पाप हाथ उठाना क्या है, पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित नहीं किया गया। शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्री और निशस्त्र दोनों पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है कि पद्मा को अशोक ने बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। अशोक ने जब शस्त्र त्याग कर दिया तो फिर पद्मा ने क्यों नहीं बदला लिया, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, सिर झुकाए हुए खड़े हुए थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा, कलिंग में ही युद्ध क्यों नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा प्रण कर लिए थे। और वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला लेकर नहीं ली और उनको जीवित छोड़ दिया। अशोक से बदला लिया नहीं क्योंकि वो निशस्त्र थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ऊपर में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये जो वाक्य है ना ये संस्कृत में लिखे गए हैं और इन्हें हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जा रहा है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं भगवान बुद्ध जो है ना उनके शरण में जाता हूँ। धर्मं शरणं गच्छामि, सारे मिलकर के एक बार फिर बोलते हैं कि मैं सब बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं सब मिलकर के संघ के शरण में जाता हूँ। अब आगे है कि पाठ से पहले था, पाठ से आगे है। तो आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग पाठ पढ़ चुके होंगे और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। अगर आप पाठ पढ़ चुके हैं तो पाठ से आगे आपको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कहा जा रहा है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक अब युद्ध भूमि में हैं। तो दोनों का सैनिक है युद्ध भूमि में, तो दोनों अपने अपने सैनिकों को उत्साहित कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए। दोनों अपनी अपनी बात कहे हैं अपने अपने सैनिकों को, तो कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है, किनका जो कथन है वह अधिक प्रभावशाली है, किनका स्टेटमेंट अधिक प्रभावशाली है। तो तुलनात्मक दृष्टि से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली है। कैसे? तो चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा। अशोक ने कहा या तो कलिंग पर विजय होगा और नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन पद्मा क्या कर रही है अपने सैनिकों से? पद्मा अपने सैनिकों से कर रही है कि वीर कन्या, वीर भगनी, अब भगनी क्या होती? बहन। तो उस युद्ध में किसी का भाई मारा गया था, किसी के पति मारे गए थे, तो उसकी पत्नी जो थी ना उनको कह रही है कि वीरों की पत्नी का स्त्रियों में वीर रस का संचार करती है, वीरता का संचार कर रही है। और इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र और पति
जाति के हत्यारों से लोहा लेकर के मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है। कहती है कि पराधीन होने से पहले हम लोग मर जाएंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करो, और नहीं तो अपने भाई का, अपने पिता का, अपने पुत्र का, सबके हत्यारों से बदला लेंगे। तो किसका बात ज्यादा प्रभावकारी हुआ, प्रभावशाली सबसे ज्यादा अधिक हुआ पद्मा की बात। पाठ से आगे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, तो उसमें पूछा जा रहा है कि इस कहानी को, यह एकांकी जो है ना, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है, तो इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा दी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चैप्टर को जब समझ गए तो इसको क्या कह रहा है कि छोटा करके, शॉर्ट करके कहानी के रूप में लिखने के लिए, तो आप कहानी के रूप में खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न संख्या 2 का आंसर चाहिए फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका छोटा सा सारांश मैं अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, और आप लोग इसको देख लेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग खुद भी लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 3 में भी तुलना करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों करते। पूछा जा रहा है कि आप ही मान लीजिए कि सम्राट अशोक होते और आप पद्मा होती तो क्या करती। तो अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो विरोचित व्यवहार दोनों ने किया है। दोनों ने जो व्यवहार किया है वो विरोचित किया है। कैसे किया है, तो पद्मा ने निशस्त्र पर शस्त्र नहीं उठाया और सम्राट अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र उठाना अनुचित समझा। अब कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। पाठ से आगे है सारा प्रश्न, तो पाठ से आगे कल्पना कीजिए कि क्या होता युद्ध में। अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते। 4 साल से युद्ध चल रहा था तो फिर मारे जाते। युद्ध में फूल तो बरसते नहीं हैं, लोग मारे जाते हैं दोनों तरफ से और लाखों लोग घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। क्रूर शासक तो था ही, और भी क्रूर हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। तो अच्छा हुआ कि अशोक और पद्मा के बीच युद्ध नहीं हुआ। अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो अस्त्र क्या होता है, अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फरसा, ये सब अस्त्र में आते हैं, अस्त्र का एग्जाम्पल है। और शस्त्र क्या होता है, वह हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाता है, ऐसे फेंक कर। तो वह हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, तीर को कैसे चलाते हैं, फेंक कर चलाते हैं। भाला, बम, ऐसे करके फेंक दिया जाता है। तो क्या हुए, शस्त्र का एग्जाम्पल हो गया, शस्त्र का उदाहरण हो गया। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि युद्ध में हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपके मित्र होंगे, जो भी नाम होगा उनका, तो अपने मित्र के नाम एक पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। और पत्र कैसे लिखा जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए। बाएं साइड में आप मित्र का नाम लिखिएगा, प्रिय मित्र, फिर जो नाम होगा, आपके जो मित्र होंगे उनका नाम लिख दीजिए। कविंद्र यहाँ पर लिखा गया है तो आप अपने मित्र का नाम लिख दीजिए, नमस्ते लिख दीजिए। और फिर दाहिने साइड में जिस सिटी से, जिस शहर से, जिस गांव से आप पत्र लिख रहे हैं तो वहां का नाम लिख दीजिए, फिर डेट, दिनांक लिख दीजिए जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं। देखिए यही फॉर्मेट होना चाहिए। और आगे लिख रहे हैं कि मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होंगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूंगा। युद्ध होता है तो हानियां ही हानियां होती है, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हानियां होती है। तो आप बता रहे हैं कि आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित हो गया है। और युद्ध से अब तो भाला, तलवार से युद्ध नहीं होता है ना, बम गिराया जाता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर बम गिराते हैं। तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, जो अपराध नहीं करते हैं वो भी मारे जाते हैं। और धन जन की अपार हानियां होती है। यहाँ युद्ध से हानियों के बारे में आप बता दिए अपने मित्र को। उसके बाद हमारे विचार से आप अपने विचार को लिख रहे हैं।
तो आप अपने मित्र को बता रहे हैं कि हमारे विचार से युद्ध होने वाली हानियों के को मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है, क्योंकि सोच विचार करके युद्ध का अंत कर देना चाहिए। फिर नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र। अब आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका क्या नाम है वो लिख देंगे। यहाँ महेश लिखा गया है क्योंकि महेश पत्र लिख रहा है किसके नाम से, तो कविंद्र के नाम से। तो आप किस तरह पत्र का फॉर्मेट होता है देख लिए। आप इसी तरह अपने मित्र को युद्ध के हानियों के बारे में पत्र लिख सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया था, यह एक अंक की था, और फिर इसके बाद इसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नाटक भी है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।